हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिख रखा है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी की बहुत सारी कंडीशंस थी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है या थोड़ा बहुत भूल गए हैं वो लास्ट का जरूर देख लेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंडीशंस को रिकॉल करा दे रहा हूं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको याद होगा, जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। और जब आप x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हो तो ये बन जाता है आपका a इनवर्स b। और हम इस a इनवर्स को क्या लिख देते हैं, फार्मूला लगा के एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो इस मैट्रिक्स का b से इंटू होता है और अपॉन में क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट a आ जाता है। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा हूं कि ये दो तरह का होता है। एक हमने आपको बताया था कंसिस्टेंट और दूसरा हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट कब बोला जाता है, जब यहां पे सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कंसिस्टेंट जो होता है, इसमें चूंकि मैं बोल रहा हूं बेटा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो दो बातें होती हैं। या तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है या इस वाले में मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और इनकंसिस्टेंट में तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब नो सॉल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहां 0 हो जाता है। अब मैं सिर्फ कंडीशन रिकॉल करा रहा हूं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी होता है कि ये जो डिटर्मिनेंट a आया है, डिनोमिनेटर में जो आया है, केवल ये डिटर्मिनेंट a से ही हमें चेक करना होता है। डिटर्मिनेंट a जो होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। हाँ, लेकिन अगर मैं मेनी केस की बात करता हूं, मेनी सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो इसमें डिटर्मिनेंट a 0 हो जाता है और नो सॉल्यूशन में भी डिटर्मिनेंट a 0 होता है। फिर भैया पता कैसे चलेगा कि मेनी सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन वाली बात हो रही है। तो यहां पर हम न्यूमरेटर की वैल्यू भी चेक करनी होती है। अगर इनडिटर्मिनेट केस बनता है, 0 अपॉन 0 बनता है, तो वहां मेनी सॉल्यूशन कहे जाते हैं, क्योंकि वो एक लिमिटिंग केस होता है बच्चों। तो एडजॉइंट a इंटू b भी अगर 0 हो जाए, इफ दीज टू कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली, तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट तो है, लेकिन कैसे सॉल्यूशंस हैं, मेनी सॉल्यूशंस हैं। और नो डाउट अब यहां पे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ये दो कंडीशन एक साथ अगर होल्ड होती हैं तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है और देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहां पर किसी भी सिस्टम की कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए सबसे पहले एक 2 वेरिएबल वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूं। यहां हमने एक 2 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं, और अगर आपको याद हो तो दोनों के स्लोप बराबर हैं। इसका स्लोप भी 2 है, इसका स्लोप भी 2 आएगा। या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि ये दोनों लाइन हमारी कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो कहीं कट नहीं करेंगी, मतलब नो सॉल्यूशन वाली बात होगी यहां पे।
लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स का यूज कैसे होगा। अब मैट्रिक्स का अगर मुझे यूज करना है तो सबसे पहले तो मैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करूंगा कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म हम क्या लिखेंगे, राइट? कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा। तो जैसा मैंने अभी आपको यहां बताया है, ये ax इक्वल टू बी के फॉर्म में होगा, जहां a जो है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और यहां कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 2 - 1 4 - 2, 2 - 1 और 4 - 2 हो गया। x क्या बनेगा, x बनेगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई, और b क्या बनेगा, तो यहां b होगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, एंड कांस्टेंट्स आर 5 और 7। अब हम बात कर रहे हैं, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें एक्स वाई की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें केवल ये देखना है ये कंजिस्टेंट है कि इनकंजिस्टेंट है। वो कंजिस्टेंट है तो कैसा सॉल्यूशन रखता है, यूनिक रखता है कि मेनी रखता है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इस केस में, और या इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम में, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चेक करेंगे। यहां डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, 2 - 1 4 - 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक्सपांशन करेंगे, तो आपको मिलेगा -4, 2 × 2 = 4, -4 और माइनस माइनस +4, और ये लो कैंसिल हुआ, 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। इस डिस्टिंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। तो अब सबसे पहले आप यहां पे एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने 2/2 का जो एडजॉइंट होता है शॉर्टकट मेथड से सिखाया है आपको, अभी मैं यहां लगा दे रहा हूं। एग्जाम में तो आप पूरी मेथड से निकाल के आओगे जो पहले सिखाई है। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, -2 2, ठीक, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, और बाकी जो ऑफ डायगोनल है इसके साइन चेंज करोगे। -1 का हो जाएगा +1 और +4 का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये हो गया, ये एडजॉइंट ए हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, यहीं पे निकाल दे रहे हैं, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करूंगा। अब एडजॉइंट ए तो आप देख चुके हैं कितना आया है, ये आया है -2 1 -4 2, और बी मैट्रिक्स क्या आया है, तो बी मैट्रिक्स ये रहा 5 और 7, 5 और 7 कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अब रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, रो का कॉलम से, -2 का 5 से करेंगे तो -10 और +7, और सेकेंड रो का कॉलम से करेंगे तो 5 4 = 20 +14। So what we get? We get -3, और ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, क्या ये 0 है, नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये 0 नहीं है। तो अब हमने क्या देखा, दो बातें देख ली कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसी है, 0 है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया। जब ये दो कंडीशन होल्ड होती हैं, यहां देखिए, ये कंडीशन जब होल्ड होती है तो सिस्टम होता है इनकंजिस्टेंट, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप कहेंगे देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन
is inconsistent. That is, system of equation has no solution. ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है. Let us see one more example. Matrix equation for this system of equation. इसके लिए हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन हो गई ax इक्वल टू बी, इक्वल टू लगा है बेटा. तो यहां से वही बातें हो रही हैं. x इक्वल टू आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब यहां पर बताने की जरूरत नहीं है ए क्या है. ठीक है, अब यहां ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया. ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 6, 1 2 3 6. तो डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, डिटरमिनेंट ए आ जाएगा 6 माइनस 6 दैट इज 0. भाई ये फिर से हमें 0 मिल गया. तो हमारा सिस्टम अब हमें चेक करना होगा कि मेनी सॉल्यूशन रखता है या नो सॉल्यूशन रखता है. राइट है. तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी. ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे. अभी मैं आपको डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूं बेटा, करना पहले की तरह है. एडजॉइंट ए क्या आएगा, ये ए रहा आपका, इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे. सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट क्या कर दो, इंटरचेंज, और रिमेनिंग 2 एलिमेंट के साइन चेंज करोगे. तो ये हो जाएगा -2 एंड -3. और इसमें इनटू किसका करना है, बी का. तो बी क्या था हमारा, कांस्टेंट का कॉलम मैट्रिक्स, मतलब 5 एंड 15. अब जब आप इस प्रोडक्ट को लेंगे, रो का कॉलम से इनटू करेंगे, तो 6 5 जा 30 और -2 इंटू 15 -30. और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम से, तो 3 5 जा 15 और फिर से +15. तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0, और ये भी हो जाएगा 0. मतलब आपको क्या मिल गया, एक 0 मैट्रिक्स मिल गया. और अब चूंकि डिटरमिनेंट ए भी 0 है और एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 आ रही है, और जब ये दोनों 0 होते हैं तो पहली बात तो बेटा सिस्टम अब हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, और कैसे सॉल्यूशन रखेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. जब दोनों 0 होते हैं तो ये मेनी सॉल्यूशन रखता है. राइट है. तो इस तरह से ये जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यह मेनी सॉल्यूशन रखता है. ठीक है, ओके. अभी तक हमने नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया था और उसमें देखा था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की सिचुएशन कैसे फाइंड की जाती है. अब हम बात करेंगे होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की. तो थोड़ा सा रिकॉल करा दें कि जो होमोजीनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो आपको याद हो तो ये इसमें कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, 0 होती हैं. कांस्टेंट टर्म 0 होती है मतलब b 0 हो जाता है. राइट, इस तरह होता है. अब अगर b हमारा 0 हो जाता है तो ये जो है हमारा, एक बात याद रखेंगे कि जो होमोजीनस सिस्टम होता है ये सदैव हमेशा कंसिस्टेंट होता है. राइट, ऐसा कभी नहीं बोलना कि ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कब बनता है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे. पर अगर आप देखें तो जो होमोजीनस सिस्टम होती है बेटा, इनका एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है. x भी 0 हो जाए, y भी 0 हो जाए, z भी 0 हो जाए, मतलब 0 0 0, जिसको हम 0 सॉल्यूशन बोलते हैं.
जीरो सॉल्यूशन चूंकि हमेशा एग्जिस्ट करता है तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा। ये हमेशा कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। बस आपको बात याद रखनी है कि इसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हमारा जीरो सॉल्यूशन, इसको कई नाम दिए गए हैं, इसी को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। और यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। और कुछ भी बोला जाए इनमें से, यहां पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो होगी। और इसके अगेंस्ट आप बोल सकते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, और मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का मतलब ही होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन से। और इस केस में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, राइट है। कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली आपके एनसीईआरटी में होमोजीनस सिस्टम के क्वेश्चन कम दिए गए, या शायद दिया ही नहीं, एक भी नहीं दिया है। तो आप सीखिए कैसे करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन हो गई ax इक्वल टू जीरो, वेयर a is coefficient matrix and the coefficient matrix is what? 2 3 minus 1 1 minus 1 minus 2 3 1 3, ठीक। और बताने की तो जरूरत नहीं है, x सबको पता है। x हो गया कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स x y z, ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये होमोजीनस है तो होमोजीनस वाले में बेटा आप लोगों को एडजॉइंट नहीं निकालना होता है, आप केवल डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए क्या आ रहा है? राइट। अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो हम इस 3/3 के डिटरमिनेंट का क्या करेंगे? एक्सपांशन करेंगे। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही कर देते हैं, जैसा आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो 2 इंटू क्या लिखूंगा? -1 -2 1 3 -3 इंटू 1 -2 3 3 और प्लस आखिरी एलिमेंट है -1। तो -1 के इंटू में क्या आ जाएगा? 1 -1 3 1, ठीक। 2 -3 + 2 -3 इंटू 3 + 6 -1 इंटू 1 + 3। इसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे तो यह 2 इंटू -1 -3 इंटू 9 और -1 इंटू 4, ये हो गया -2 -27 -4। ये वैल्यू कितनी हो गई? -33, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट ए आप देखो नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन होगा। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहां पर x भी आपका जीरो होगा, y भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा, और यही आपका आंसर हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब x y z तीनों ही जीरो हो जाते हैं तो वो तो
कैसा भी होमोजेनस सिस्टम हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, लेकिन नहीं। अब हम बात करेंगे इसमें कि नॉन जीरो सॉल्यूशन इसके कैसे निकाले जाते हैं। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी हमारा होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म सारी क्या है, जीरो है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसकी जो मैट्रिक्स इक्वेशन है वो आप क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू 0 लिखेंगे, जहां पर मैट्रिक्स ए आपका क्या बनेगा, तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा आपका 3/3 का 1 1 -6 1 -1 2 और -3 1 2। ठीक, अब आप इसका एक्सपांशन करेंगे, मतलब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं 1 × अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं -1 का 2 से -2 -2 का 1 से 2, फिर माइनस एलिमेंट की वैल्यू भी 1 है, तो ये रो और कॉलम हटेगा। 1 × 2 2 माइनस 2 × -3 -6, तो माइनस माइनस +6, और फिर -6 × ये नेगेटिव है इसलिए -6 लिख रहा हूं। -6 के साथ क्या आएगा, 1 × 1, फिर माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करें जरा, तो -2 और -2 -4 आ गया, 6 - 2 ये भी -4 हो गया, 6 + 2 सॉरी 6 + 2 8 हो जाएगा बेटा, तो ये -8 हो गया, राइट है। और यहां पे क्या बनेगा, -2, तो -2 × -6 इज +12। ठीक, तो क्या देखा आपने कि ये जो वैल्यू आ गई है ये हमारी 0 आ गई है। इसके ऊपर वाला जो एग्जाम्पल आपने किया था उसमें डिटरमिनेंट ए क्या आया था, नॉट इक्वल टू 0 आया था। इस प्रॉब्लम में क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम जानते हैं कि जब होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए डिटरमिनेंट ए क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये इंप्लाइज करेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो मैंने नॉन जीरो टर्म यूज की है, इसी टर्म में आपका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब होता है बेटा कि ये तीनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, है ना। जीरो सॉल्यूशन का तो मतलब क्या हुआ, तीनों जीरो हो गए। तो नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक इसमें नॉन जीरो होगा, है ना। तो कम से कम एक नॉन जीरो होगा, तो मन से हम यहां पे क्या करते हैं, टू फाइंड द नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम यहां पर किसी भी एक वेरिएबल को नॉन जीरो स्केलर असाइन कर देते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड में नॉन जीरो स्केलर असाइन करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि जब हमें दो वेरिएबल वाली इक्वेशन मिले तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हों। तो यहां पर मैंने जैसे सपोज कर लिया कि z की वैल्यू कितनी है, k है, z कितना है, k के इक्वल है, और ध्यान रहे k इज नॉन जीरो वैल्यू। हमने z को k मान लिया, आप बेटा x को भी मान सकते हो, y को भी मान सकते हो, जिसको भी नॉन जीरो वैल्यू दोगे उसके अनुसार आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप ये z को क्या करेंगे, इन में से किन्हीं भी दो इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ही रख दे रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में यहां रखेंगे तो ये बनेगा x + y -6k = 0। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो गया हमारा
x प्लस वाई इक्वल टू 6k। और दूसरी इक्वेशन में जब मैं रखूंगा तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2k। अब आपको ये मान के चलिए, अब ये दोनों चूंकि नॉन जीरो हैं तो ये एक नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है, वो भी कैसा है, नॉन होमोजीनस। तो इसको हम पहले की तरह सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसको 10th की मेथड से सॉल्व मत कर दीजिएगा, नहीं तो नंबर मिलेंगे आपको शानदार 0, है ना। इसको मैट्रिक्स से ही सॉल्व करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन फिर से लिखेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन हम अब की बार क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू बी लिखेंगे, राइट है। जहां पर a जो है आपका अब 2/2 का कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, और x आपका क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 2 वेरिएबल, और b आपका क्या है, यहां पे b है आपका 6k माइनस 2k, ये b हो गया, ठीक है ना। और आपको याद होगा ax इक्वल टू b से आपका x कितना आता है, तो x को आप क्या लिखते हैं, यहां पर x को सॉल्व करने पर आप लिख देते हो एडजॉइंट a इंटू b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम यहां पर इस a का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 माइनस 1, सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, -1 दैट इज -2, राइट है। अब हम निकाल लेंगे एडजॉइंट a। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या आ जाएगा, अभी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, -1 1 ये चेंज हो गए, और इनके साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, -1 -1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो हमने लिया है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। इसको कोई इक्वेशन दे दीजिएगा, मैंने 4 नंबर दे दिया जैसे, तो ठीक है। ये 4th नंबर की 3 इक्वेशन पहले लिखी थी आपने, ये 4th इक्वेशन आ गई, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, राइट, फ्रॉम 4th इक्वेशन इसमें वैल्यू रखेंगे तो x की जगह क्या आएगा, xy, डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है, -2, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 1/-2। एडजॉइंट a की वैल्यू क्या है, ये आपने निकाले अभी, -1 -1 और 1, और b की वैल्यू क्या है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया आपका 6k और -2k। नॉर्मली वही करना है जो अभी तक करते आए हो, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, 1/-2, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करोगे, -6k और +2k, -6k और ये -2k, सो इट इज 1/-2 -6 + 2 -4k और माइनस का 8k, -1/2 का मल्टीप्लाई करोगे ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 2k और ये हो गया 4k, ये किसके इक्वल आ गया, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई के इक्वल आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2k, y इक्वल टू क्या हो गया 4k, और z हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, z कितना है k। तो ये जो है हमारा ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है, जहां k क्या है, कोई नॉन जीरो स्केलर है,
अब ये जो वैल्यू हमें मिलती है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो हमें 3 वैल्यू मिल रही है, यह तीनों वैल्यू जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करती हैं, तीनों को सेटिस्फाई करेगी। आप रख के देख लो, पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, दूसरी भी और तीसरी भी। इसलिए ये हमारा एक सॉल्यूशन है। और ये कैसा सॉल्यूशन है? नॉन जीरो सॉल्यूशन है, क्योंकि के हमारा नॉन जीरो है। अब इसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप के को कोई भी वैल्यू दे दो। जैसे के इक्वल टू अगर आप 1 ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। के की वैल्यू आप 2 ले लीजिए तो 4, 8, 2 एक और सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से के को अलग अलग वैल्यू देकर हम इस होमोजीनस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जब भी आपको होमोजीनस सिस्टम मिलता है, और होमोजीनस सिस्टम की पहचान क्या है बेटा, कि यहां जीरो आता है, कांस्टेंट की जगह जीरो आता है। देखिए दोनों में जीरो है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट ए निकालोगे। अब जो डिटरमिनेंट ए निकालोगे तो भाई दो बातें होंगी, या तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा या तो वो जीरो आएगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया है तो आप कहोगे भैया तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, और वो सॉल्यूशन भी कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा, तीनों जीरो। ओके, और नॉन जीरो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए इज जीरो। तो इस तरह से आप होमोजीनस सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ए और बी दिया गया है, ए इंटू बी फाइंड करना है। हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 12th में ये 6 मार्क्स में आता रहता है। यहां तक आप सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटू बी निकाल लेते हो तो ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। रिमेनिंग 4 मार्क्स इस पर डिपेंड करता है। और ये भी अगर आप गलत मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ध्यान रहे हैंस वाला पार्ट है, तो पार्ट 1 का जो रिजल्ट हमें आएगा उसकी हेल्प से ही इसको सॉल्व करना है। तो देखें सबसे पहले कि हमें पार्ट 1 में करना क्या है, जो कि बहुत आसान काम है। तो सबसे पहले हम यहां पर ए इंटू बी निकालेंगे। हमें नहीं मालूम क्या आने वाला है, पर जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो पार्ट 2 को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, 0 - 2 1, और बी हमारा है 7 2 - 6 -2 1 -3 -4 2 5। राइट है। अब हम इसका यहां पर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आई होप आप सभी को बेटा मल्टीप्लिकेशन आ गया है। रो का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हम कॉलम से करते हैं। जैसे मैं करके बता रहा हूं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 1 × 7 7 -2 × -2 दैट इज +4। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम आगे का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरा मल्टीप्लाई करने पर हमें यह मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब नो डाउट इसमें से मैं 11 यदि कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। मतलब a इंटू बी की अगर मैं बात करता हूं तो a इंटू बी हमारे पास क्या आ जाता है? तो a इंटू बी आ गया 11 इंटू यूनिट मैट्रिक्स i के बराबर आ गया। नहीं, a इंटू बी आपका 11i आ गया। ये आपका पार्ट 1 का रिजल्ट हो गया। राइट है। अब हम देखेंगे
कि इसकी हेल्प से हम पार्ट 2 कैसे फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स सी। अब जैसा कि सेकंड पार्ट में आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम यहां पर इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन आपकी बनेगी सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो x का कोफिशिएंट 1, y का -2, z का z नहीं है तो 0, 2 1 3, 0 -2 1 और इनटू में x y z और इक्वल टू 10, 8 और 7। ये बन गया आपका। इसको आप बोल दीजिए, बोल क्या दीजिए, आप थोड़ा सा पहचानेंगे जब आप बेटा, तो आपको मालूम है कि हमें फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है उसका यूज करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें और क्वेश्चन को देखें फिर से, तो क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स A 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1, अगर आप देखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स हमारा बना है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो गिवन मैट्रिक्स A है, इसको हम X बोलेंगे और ये हमारा B हो जाएगा। तो नो डाउट यहां से X की वैल्यू हो जाएगी A इनवर्स इंटू B। अब एक काम करें, है ना, ये कॉमन एरर है, मैंने इसको B बोल दिया है, जबकि B आपको क्वेश्चन में बेटा एक मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है 3/3 का, तो फिर इसको हम B ना बोलकर कुछ और लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं कि B1 लिख देता हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि B क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहां पे अगर A इनवर्स निकालने बैठ जाएंगे तो निकल तो जाएगा, बट उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है और उस पर आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। हमें पार्ट 1 को यूज करना है। अब पार्ट 1 का रिजल्ट यहां पे यूज होगा, ध्यान से समझना। तो अभी हमने पार्ट 1 में क्या देखा, पार्ट 1 में आपने A इंटू बी निकाला और A इंटू बी कितना आया था, 11i आया था, राइट। अब इस पार्ट 1 का यूज करना है तो हम A इनवर्स को इस रिजल्ट की हेल्प से निकाल लेंगे। इसमें A इनवर्स का लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 इंटू A इनवर्स I, और A इनवर्स I जो है भाई वो तो A इनवर्स ही हो गया, तो यहां से आपका A इनवर्स आ गया 1/11 B। ठीक है, ये 11 अपान में आ गया और ये हमारे पार्ट 1 का रिजल्ट था। ये वैल्यू आपको यहां यूज कर लेनी है। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/11 B, और B का इंटू किस में होगा, B1 में होगा। अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल B और B1 का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहां मैट्रिक्स B की वैल्यू लिखेंगे, पीछे से देख के लिख लेते हैं। क्वेश्चन में है मैट्रिक्स B है 7 2 -6, है ना, तो B की वैल्यू 7 2 -6। B और B1 की वैल्यू रखने पर ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो का कॉलम से 7 इंटू 10 70, 2 इंटू 8 16, -6 इंटू 7 42। सेकेंड रो का कर दो, -20 +8 -21। थर्ड रो का करेंगे -40 +16 +35। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो,
तो 1/11 इंटू, इसको ऐड सपरेट करो भाई, थोड़ा सा उसमें हमें दिक्कत है, ठीक है। 70 में से 42 माइनस कर दो, या 40 माइनस कर दो। 70 में से 40 गया 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 14, दैट इज 44, ठीक। -28 20 और -21 और +8, तो ये कितना हो जाएगा -12 और 21 माइनस का 33 हो जाएगा। और इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लो, तो +35 -40 -5 + 16 दैट इज 11। और इस 1/11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पे। x इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड इज इक्वल टू 4 -3 1, राइट है। Therefore, on comparing x equal to 4, y equal to -3 and z equal to 1, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू बेटा।